हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय वीके में। और आज विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित्र चैप्टर के तीसरे वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं संधारित्र तथा इसका सिद्धांत। संधारित्र तथा इसका सिद्धांत। संधारित्र क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि किसी भी चालक का आकार या आयतन या आकृति परिवर्तित हो जाए तो उसकी विद्युत धारिता बदल जाती है, विद्युत धारिता परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ आकार, आयतन, आकृति कुछ भी नहीं बदल रहा है। किसी भी चालक के आकार या आकृति या आयतन में बिना कोई परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता में वृद्धि करने के लिए, विद्युत धारिता को बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, जो एडजस्टमेंट किया जाता है, जो संयोजन किया जाता है या जो समायोजन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी चालक की धारिता C बराबर कितना होता है, Q/V। Q है चालक को दिया गया आवेश और V है चालक के सतह का विभव। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि V नीचे है अर्थात C समानुपाती 1/V। और अगर किसी भी तरीका से चालक के विद्युत विभव, चालक के सतह पर जो विद्युत विभव है उसको कम कर दिया जाए तो चालक की धारिता बढ़ जाएगी। तो यही काम हम करते हैं, चालक का विभव घटा देते हैं किसी भी तरीका से। ठीक है, उसकी विद्युत धारिता बढ़ाने के लिए। यहाँ पर एक चालक है A और इस पर +Q आवेश दिया गया है जो कि इसके पूरे सतह पर समान रूप से वितरित है, फैला है। अब इसके निकट अगर एक अनावेशित चालक B रख दिया जाए जिस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं का मतलब क्या है कि इस पर जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश भी है, बराबर बराबर मात्रा में है। तो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इसके अंदर वाले सतह पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश प्रेरित हो जाना चाहिए और इसके बाहर वाले सतह पर उतना ही धन आवेश आ जाना चाहिए। मतलब अब भी आवेश इस पर शून्य है। यहाँ रखने से पूर्व भी आवेश शून्य था और अब भी आवेश शून्य है। जितना ऋण आवेश चालक के सतह के अंदर वाले भाग पर है और उतना ही धन आवेश बाहर वाले भाग पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका चालक B का जो ऋण आवेश है चालक A से ज्यादा निकट है धन आवेश की तुलना में। तो यह चालक A के धन आवेश को थोड़ी मात्रा में क्या करता है, संतुलित कर देता है ना, निरस्त कर देता है थोड़ा सा, जिसके चलते इस चालक A का विभव थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो विभव कम हो जाता है तो क्या होगा, विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाती है। और क्या करते हैं कि इसको अर्थिंग दे देते हैं। अर्थिंग मतलब कि भूयोजित कर देते हैं। तो पृथ्वी हमारी जो है वो इलेक्ट्रॉन का भंडार है और अर्थिंग का विभव हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल करके आएंगे है ना, वो इन सारे आवेशों को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, है ना। और चालक B पर केवल क्या बच जाएगा, ऋण आवेश बच जाएगा। और ये ऋण आवेश चालक A के लगभग समस्त धन आवेश को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, जिससे चालक A का विभव बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, चालक A का विभव बहुत ही कम हो जाता है और इसको बहुत अधिक मात्रा में अब आवेश दिया जा सकता है। इस तरह से चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए ही चालक A की धारिता बढ़ गई। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्र की धारिता को कौन कौन से वैसे कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो कारक है वो है प्लेटों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। प्लेटों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। तो दोनों दो प्लेट है, संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, यहाँ पर हमने लिया है ए और बी। इनके उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है संधारित्र, अर्थात इन दोनों प्लेटों में से जिसका क्षेत्रफल कम होगा वही उभयनिष्ठ क्षेत्रफल माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि वह क्षेत्रफल जो दोनों में स्थित हो, दोनों में हो, तो जो कम होगा उतना ही ना दोनों में कॉमन होगा। मतलब कि जिस प्लेट का क्षेत्रफल कम है उसी क्षेत्रफल को हम लोग उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के रूप में लेंगे। तो प्लेटों के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, अर्थात C समानुपाती A। ठीक है, दूसरा देखिए, प्लेटों के बीच की दूरी, मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल। तो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है यह संधारित्र की धारिता, अर्थात C समानुपाती 1/D। संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात C समानुपाती 1/D। और तीसरा, दोनों प्लेटों के बीच के जो माध्यम है, ये जो दो प्लेट हैं, इन दोनों के बीच जो माध्यम है उसकी अपेक्षिक विद्युतशीलता के समानुपाती ये संधारित्र की धारिता होती है। अर्थात अगर दोनों प्लेटों के बीच जो भी माध्यम है उसकी अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतता एप्सिलॉन r है, ठीक है, तो C समानुपाती होता है एप्सिलॉन r के। ठीक है, तो तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो C समानुपाती A एप्सिलॉन r भी है ना, एप्सिलॉन r A/D। ठीक है, और समानुपाती चिन्ह जब बराबर में बदलेगा तो C = एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन r A/D। तो यहाँ एप्सिलॉन 0 जो है ये दोनों प्लेटों के बीच के जो माध्यम है उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता है। जो दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम है उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता है एप्सिलॉन 0, और एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻12 C² n−1 m−2 होता है। और एप्सिलॉन r माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, यह निर्वात के लिए 1 होता है और बाकी किसी भी माध्यम के लिए 1 से अधिक होता है। मतलब कि एप्सिलॉन r का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये संधारित्र की धारिता के लिए क्या हो गया, व्यंजक हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से संधारित्र के विभिन्न प्रकार और उसकी धारिता के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्र अर्थात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखते हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र दो समानांतर चालक प्लेटों से मिल करके बना होता है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। ये समानांतर चालक प्लेट वृत्ताकार भी हो सकते हैं, आयताकार भी हो सकते हैं, या और किसी दूसरे आकृति के भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक समतल होंगे और एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। तो हम दो समानांतर प्लेट ले रहे हैं, एक है प्लेट ए और दूसरा है बी। ठीक है, और इनके बीच की दूरी स्मॉल डी हम लोग ले रहे हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है
कैपिटल है, ठीक है। तो एक प्लेट को यहाँ पर क्या किया जाता है कि धन आवेश के स्रोत से जोड़ दिया जाता है, और जो दूसरा प्लेट है बी, उस पर उसको क्या किया जाता है कि अर्थिंग दे दिया जाता है, ठीक है। तो अर्थिंग का विभवांतर 0 होता है, और इस पर होता क्या है कि विद्युत प्रेरण, स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण यहाँ पर जितना धन आवेश है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर Q आवेश है, तो यहाँ पर माइनस Q आवेश प्रेरित हो जाता है, ठीक है। और इतना ही धन आवेश दूसरे सतह पर क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको अर्थिंग दिया गया है, प्लेट बी को अर्थिंग दिया गया है, अतः अर्थिंग से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इन सारे धन आवेश को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और चालक बी पर केवल माइनस Q आवेश ही बच जाता है, ठीक है। ये भी मान लिया जाए कि यहाँ पर प्लेट ए पर जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है प्लस सिग्मा है, और माइनस सिग्मा है प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। और दोनों के प्लेटों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो ए क्षेत्रफल है, इसमें भी ए क्षेत्रफल है, और इनके बीच जो माध्यम है इसकी अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन r है, ठीक है। इनकी अपेक्षित विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन r है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जानी चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, यही ना। दो चालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r होगी, और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों चालकों के बीच विभवांतर कितना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना दूरी। तो देख लेते हैं V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू E के जगह पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, और D E इंटू डी ना, तो D हम लिख दिए, और सिग्मा के जगह पर Q बाई A लिख दे रहे हैं, सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r और ऊपर में D, मतलब कि QD बाई A एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। क्यों, यहाँ चूंकि सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई A, ठीक है। तो आ गया विभवांतर V इक्वल टू QD बाई A एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r, ठीक है। तो अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं C इक्वल टू Q बाई V। तो संधारित्र की धारिता C इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, Q बाई V। तो Q बाई V के जगह पर हम लिख रहे हैं QD बाई A एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r इक्वल टू Q तो कट जाएगा, तो बच गया 1 ऊपर में एप्सिलॉन, ये जो है A एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r तो ऊपर जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r A बाई कितना हो गया D, ठीक है। साफ साफ लिख देते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r A बाई D। तो ये हो गया समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। लेकिन अगर समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच निर्वात या हवा हो, तो वैसी स्थिति में निर्वात या हवा के लिए एप्सिलॉन r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 होता है ना। एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 हो गया। तो उस स्थिति में समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C0 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन 0, और एप्सिलॉन r के जगह पर 1 A बाई D, अर्थात C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे कि यौगिक परावैद्युत वाले समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। यौगिक परावैद्युत वाले समानांतर प्लेट संधारित्र ऐसे ही होती है जैसे एक समानांतर प्लेट संधारित्र की रचना होती है। इसमें भी दो प्लेट होते हैं, ए और बी हम नाम दे सकते हैं इसका, और इनका उभयनिष्ठ क्षेत्रफल है ए, ठीक है। इनमें भी एक प्लेट को धनावेश के स्रोत से जोड़ दिया जाता है और दूसरे को अर्थिंग दे दिया जाता है, अर्थात भूयोजित कर दिया जाता है, जिससे इस पर ऋण आवेश आ जाता है। मान लेते हैं कि पहले प्लेट पर प्लस सिग्मा और दूसरे पर माइनस सिग्मा आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, ठीक है। तो लेकिन एक अंतर यह है कि इसमें यौगिक परावैद्युत वाले समानांतर प्लेट संधारित्र में बीच में कई अलग अलग परावैद्युतता के अलग अलग अपेक्षित विद्युतशीलता के माध्यम भर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 माध्यम दिखाया गया है। एक का अपेक्षित विद्युतशीलता है ε1, दूसरे का ε2 और तीसरे का ε3, ठीक है। और इन माध्यमों की मोटाई है d1, d2 और d3, ठीक है। तो पहले माध्यम में हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 = सिग्मा बाई ε0 इंटू ε1, ठीक है। इसी तरह से दूसरे माध्यम में अगर देखें, इसमें देखें तो E2 = सिग्मा बाई ε0 इंटू ε2। इसी तरह से तीसरे माध्यम में देखा जाए तो E3 = सिग्मा बाई ε0 इंटू ε3 हो जाएगा, है ना। अर्थात इन माध्यमों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, E2 और E3 का मान ये है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इन माध्यमों के अक्रॉस, माध्यमों के दोनों सिरों के बीच विभवांतर पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पहले माध्यम के दोनों सतहों या दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 = E1 इंटू D1 E1 है सिग्मा बाई ε0 इंटू ε1 इंटू D1। V2 हो जाएगा दूसरे माध्यम में विभवांतर E2 D2 = सिग्मा बाई ε0 इंटू ε2, यहाँ है D2। और इसी तरह से V3 = कितना हो जाएगा, सिग्मा कितना है, E3 = सिग्मा बाई ε0 इंटू ε3 D3, ये हो गया। तो कुल विभव हम लोग देख लेते हैं, V = V1 + V2 + V3। V1 का वैल्यू आया है सिग्मा D1 बाई ε0 इंटू ε1, ठीक है। इसी तरह से V2 का वैल्यू आया है सिग्मा D2 बाई ε0 इंटू ε2 प्लस सिग्मा D3 बटा ε0 इंटू ε3, ठीक है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है, ठीक है, उभयनिष्ठ क्या है। तो उभयनिष्ठ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सिग्मा बाई ε0 तीनों में उभयनिष्ठ है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। D1 बाई ε1, D2 बाई यहाँ ε2 और यहाँ पर बच जाएगा D3 बाई ε3, है ना। तो ये हो गया V का वैल्यू, और C = Q बाई V होता है, और Q को हम सिग्मा इंटू A लिख दे रहे हैं बाई, यहाँ पर कितना आ जा रहा है, ये V का वैल्यू हम रख ले रहे हैं सिग्मा बाई ε0 D1 बाई ε1 प्लस D2, यहाँ पर D2 होना चाहिए, D2 बाई ε2 प्लस D3 बाई ε3, है ना। तो ये आ गया वैल्यू। अब हम देखते हैं इसको, ऊपर पलटते हैं तो ε0 ऊपर चला जाएगा, सिग्मा सिग्मा तो कैंसिल नहीं हो गया, तो बच जाएगा ε0 A बाई D1 बाई ε1 प्लस D2 बाई ε2 प्लस D3 बाई ε3, ठीक है।
तो ये हो गया विद्युत धारिता, संयुक्त या यौगिक परावैद्युत वाले संधारित्र की विद्युत धारिता का ये सूत्र होगा। ठीक है। अब अगर बहुत से माध्यम हो, दोनों प्लेटों के बीच n माध्यम हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये d1/ε1, d2/ε2 और इसी तरह से क्या करेंगे? प्लस 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 करके क्या कर देंगे? dn/ε. ठीक है। तो इस तरह से कर देंगे, जितने माध्यम होंगे उनके लिए d1/ε1, d2/ε2, d3/ε3 करते चले जाएंगे। ठीक है। ऊपर में ε0 a ही रहेगा। ठीक है। अब हम लोग संयुक्त या यौगिक परावैद्युत वाले समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो देख ही लिए। अब इसके बाद हम लोग ऐसे समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखेंगे जिसके अंदर आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हुआ हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक समानांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है। एक प्लेट को क्या किया गया है कि आवेश धन आवेश के स्रोत से जोड़ दिया गया है और दूसरे प्लेट को अर्थिंग दिया गया है। ठीक है। इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा आवेश का पृष्ठीय घनत्व हो गया और इसमें एक सिंगल परावैद्युत भरा हुआ है और इसकी विद्युतशीलता है ε0, अपेक्षित विद्युतशीलता, और इसकी मोटाई है t। ठीक है। जबकि प्लेट A और प्लेट B के बीच की दूरी है कितनी? स्मॉल d। ठीक है। प्लेट A और प्लेट B के बीच की दूरी है स्मॉल d, लेकिन ये जो माध्यम भरा हुआ है उसकी मोटाई है स्मॉल d। तो यहाँ दो माध्यम हो गए। ठीक है। यहाँ पर दो माध्यम हो गए। कौन कौन माध्यम हो गए? तो एक हवा हो गया और दूसरा एक ऐसा माध्यम है जिसकी अपेक्षिक विद्युतशीलता ε0 है। तो यहाँ हवा की मोटाई कितनी है? देखिए, हवा की मोटाई है, प्लेटों के बीच t मोटाई का तो परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है और टोटल दूरी है दोनों प्लेटों के बीच d, तो हवा की मोटाई कितनी होगी? d-t। ठीक है। ये हो गया d1। ठीक है। और हवा या निर्वात की अपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है? 1 होती है। तो ε1 = 1। ठीक है। हवा के लिए। दूसरा जो माध्यम है उसके लिए अपेक्षिक विद्युतशीलता है ε2 = εr और उसकी मोटाई कितनी है? d2 = कितना है? t। ठीक है। तो हम लोग इसी सूत्र से चलेंगे, लेकिन यहाँ दो ही माध्यम है, निर्वात या हवा और दूसरा ये एक माध्यम है जो परावैद्युत माध्यम है। तो हम लोग इतना ही दूर तक लेंगे। ठीक है। यही दो माध्यम के लिए लेंगे। तो देख सकते हैं ε0 c = कितना हो जाएगा? ε0 a/d1। d1 के जगह पर कितना है? d1 के जगह पर d-t/ε1। ε1 के जगह पर 1 है, प्लस d2 के जगह पर t/ε2 के जगह पर εr। ठीक है। तो अब इसको हल करके देखते हैं कितना आता है। ε0 a/d - t + t/ε है ना। तो ये हो जाएगा ε0 a/d -t कॉमन निकाल रहे हैं इन दोनों में से, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ -1/ε। ठीक है। तो आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम होने पर समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए ये व्यंजक है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और उसमें हम गोलीय संधारित्र के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।